Assumptions of stoichiometry. All the reactants are completely converted into products and no side reaction occurs. यानी सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं और कोई भी साइड रिएक्शन ना हो। उसके बाद स्टिशियोमेट्री के कुछ रिलेशनशिप हैं जिसमें मैस रिलेशनशिप है। इसमें यह है कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मैस दिया हुआ है तो आप दूसरे का मैस भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैस मोल रिलेशनशिप है, या इसको मोल मैस भी कह सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस का मैस दिया हुआ हो तो दूसरे के मोल फाइंड कर सकते हैं, और अगर एक के मोल दिए हुए हैं तो दूसरे का मैस फाइंड कर सकते हैं। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो अगर आपको एक सब्सटेंस का मैस दिया हुआ है तो हम दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एक का वॉल्यूम दिया हुआ है तो दूसरे का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ना आए तो फिर ज़्यादातर जो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो यही है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसे रिएक्टेंट को कहते हैं जो किसी भी कीमियाई रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए। यानी फ़र्ज़ किया अगर दो रिएक्टेंट्स हम रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो गया तो वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, और सारी की सारी जो प्रोडक्ट होती है उसकी बुनियाद भी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही होती है। यानी ये अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए रिएक्टेंट that controls the amount of product formed in a chemical reaction due to smaller amount as required by reaction stoichiometry. The limiting reactant may also be defined as the reactant which is consumed first in a chemical reaction and stop the reaction is called limiting reactant. यानी ऐसा रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है या किसी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। मसलन आप चाय बनाना चाह रहे हैं, आपने दूध को गर्म किया हुआ है, उसको कपों में डाला हुआ है, कप आपने उससे 15 जो हैं वो भर दिए, चीनी डाल दी, 15 कप जो हैं अब उनमें चीनी वाला दूध है गर्म। चाय बनाने के लिए हमें टी स्पून चाहिए, टी बैग चाहिए। जब हमने टी बैग का डब्बा खोला तो उसमें से निकले सिर्फ 14 टी बैग। तो हमने एक एक कप में एक एक टी बैग रख दिया। जब हमने एक एक टी बैग रखा उस कप में तो टोटल 14 जो हैं वो चाय के कप तैयार हुए। अब देखें हमारे पास टी बैग ख़त्म हो गए, लेकिन एक कप जो है जिसमें दूध था वो बच गया। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसने टी को कंट्रोल किया वो है टी बैग, जो कि ख़त्म हो गया। जो दूध वाला कप है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें थोड़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पता चलता है कि ये वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है और सारी रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो इसी पे बेस कर रही होती है। अब बुक के अंदर हमें ये एक मिसाल दी हुई है कि the concept of limiting reactant is analogous to the relationship between number of kebabs and slices to prepare sandwich. अब सैंडविच जो होता है वो जब बनाया जाता है
तो उसमें 2 ब्रेड यूज़ होती हैं। एक ब्रेड ऊपर रखी जाती है, एक नीचे, और दोनों के बीच में है कबाब। तो इस तरह से एक सैंडविच बन जाता है। तो बुक में बताया गया है कि इफ़ वी हैव 30 कबाब्स, यानी हमारे पास 30 कबाब्स हैं, 30 कबाब हैं हमारे पास, एंड 5 ब्रेड्स, और जो ब्रेड के पैकेट हैं ना वो हैं 5, जिनमें खोलने के बाद टोटल 58 स्लाइसेस निकले। यानी जो ब्रेड के टुकड़े हैं वो टोटल हैं 58। अब 2 स्लाइस इस्तेमाल होंगे एक सैंडविच बनाने के लिए, लिहाजा जब आप 58 स्लाइसेस के कबाब बनाएंगे तो 58 स्लाइसेस के 29 सैंडविच जो हैं वो बनेंगे, और एक कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 2 स्लाइस इस्तेमाल होते हैं, एक कबाब इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से 29 टोटल सैंडविच बन जाएंगे। अब आप देखें कि 30 कबाब जो हैं हालांकि देखने में ज़्यादा कम लग रहे थे, और 58 स्लाइस जो थे वो ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन इसकी मिकदार ज़्यादा यूज़ हो रही है और इसकी मिकदार कम यूज़ हो रही है, और यही पहले ख़त्म हो गया। अब ये एक ऐसा है कि हम बाज़ार से और पैकेट ब्रेड्स का नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एक कबाब हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा है। तो हमने बनाने तो 30 थे, लेकिन हमारे पास बने कितने? 29। अब ये जो है इस केस में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है ब्रेड के स्लाइसेस, जो कि पहले ख़त्म हो गए, जबकि जो चीज़ एक्स्ट्रा बच गई वो क्या है? कबाब। तो अगर हम केमिस्ट्री में इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास 2H2 + O2, ये दोनों मिलके बनाते हैं 2H2O। इसमें देखो 2 मोल हैं हाइड्रोजन के, 2 मोल का मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन, और इट अलाउ टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर तो 2 मोल हैं, अगर हम इसको भी 2 मोल से ही रिएक्ट, इसके भी 2 ही लें, ठीक है, तो ये है 4, और ये बन जाएगी, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है 32, तो 32 को 2 से ज़रब दो तो ये बन जाएगा 64। और जब हमने यहाँ वाटर देखा तो वाटर होता है 18, ये भी 2 है, 18 को 2 से ज़रब दी तो ये बन गया 36। तो जब पानी 36 ग्राम बना है, इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 4 ही यूज़ हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 64 में से सिर्फ 32 यूज़ हुए। तो 32 + 4 36, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ हुई। इसका मतलब है इसीलिए हमने यहाँ पर O के साथ 2 नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है और हाइड्रोजन जो है वो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें कार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऐसे ही है जैसे एक लकड़ी को हमने जलाना है बाहर हवा में रख के, तो कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती है? लकड़ी, यानी कार्बन ख़त्म हो जाएगी। जो ही कार्बन ख़त्म होगी, ऑक्सीजन तो अभी भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होगी। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में है, कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जितनी CO2 बनेगी उसको कार्बन ही कंट्रोल करेगी। इसी तरह अगर हमारे पास मीथेन गैस है या उसका सिलेंडर है, उसको हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के लिए रख दें
तो हमेशा मीथेन ही ख़त्म होगी, ऑक्सीजन बाकी रहेगी। तो इसका मतलब है जो CO2 और H2O बनेगा उसको मीथेन कंट्रोल करेगी। इसी तरह हमारे पास है ऑक्टेन, ठीक है, ये कोई पेट्रोलियम मसनूआत हो सकती हैं। तो इसको हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसी हिसाब से बन जाएगा। तो इन तीनों रिएक्शंस में कार्बन, मीथेन और ऑक्टेन ये क्या हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। टू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रिएक्टेंट द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। कि कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि नहीं? तो हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल निकालो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल निकालो। इसकी एग्जांपल हमने अभी पीछे पढ़ी है कि ये रिएक्टेंट थे, ठीक है, हमने इसकी भी ग्रामों में मिकदार देखी, इसको भी हमने देखा, ठीक है। तो बाद में हमें पता चल गया कि कौन सी मिकदार ज़्यादा है और कौन सी कम। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जिस चीज़ की मिकदार कम यूज़ हुई है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लास्ट टॉपिक है जी हमारा इस चैप्टर 1 का यील्ड। यील्ड कहते हैं मिकदार को, यानी जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करवाने के नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट हासिल होती है, चाहे वो आप एक इक्वेशन लिख के हासिल कर लें, चाहे वो आप रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करके हासिल कर लें, दोनों ही तरह से हम उसको यील्ड कहेंगे। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आइदर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। तो ज़ाहिर है अभी हमने कहा कि हम 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, एक्चुअल तरीके से भी, यानी हम रिएक्शन करवाएं लेबॉर्ट्री में जाके, तो इसको एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एक कागज़ और पेंसिल लो और एक इक्वेशन की मदद से उस रिएक्शन को करवा दो, तो ये कहलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड ये 2 टाइप्स होती हैं यील्ड की। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? वो यील्ड जो हम तजर्बागाह के अंदर एक्सपेरिमेंट करवा के हासिल करते हैं, तो इसको हम एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल क्या होती है? जो सिर्फ कैलकुलेशन की बेस पर हो। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द balanced chemical equation is called theoretical yield. In most of the reaction the amount of product obtained is less than the theoretical yield. There are various reasons for that. यानी मुख्तलिफ जब आप रिएक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा क्यों होती है? इसकी वजूहात हैं। जब आप थ्योरेटिकल यील्ड करते हैं ना तो आप सिर्फ पेपर वर्क करते हैं तो मैक्सिमम यील्ड हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप असल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। मसलन A practically inexperienced worker has many shortcomings and cannot get the expected yield. बाल दफ़ा जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, उसने वो तजर्बा पहले कभी किया ही नहीं होता, लिहाजा उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सी मिकदार कैसे लेनी है और रिएक्शन को कैसे करवाना है। फिर the process like filtration, separation by distillation, separation by separating funnel, washing, drying, crystallization, if not carried out properly they decrease the actual yield. यानी ये जो सारे स्टेप हैं अगर इनमें से एक भी आपने पूरे एफिशिएंटली तरीके से ना किया तो आपकी यील्ड मुतासर हो जाएगी। और बाल दफ़ा क्या होता है कि हमारी रिएक्टेंट्स किसी साइड रिएक्शन में हिस्सा ले लेती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो केमिकल यूज़ किया है वो बाल दफ़ा एक्सपायर होता है या उसकी क्वालिटी लो होती है,
या उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या जिस बीकर में हम वो रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसको हमने सही से वॉश नहीं किया होता। अगर वॉश किया है तो उसको सही से ड्राई नहीं किया होता, उसमें पहले से ही वाटर मौजूद होता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन की रिएक्टेंट्स हैं वो साइड रिएक्शन कर देती हैं, जिससे जो एक्चुअल यील्ड है वो लेस हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से। द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड विच इज गिवन बाय। तो अगर हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो ये रेशो होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट हो जाती है। थैंक यू।